हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सोर्सेस ऑफ मौर्यन पीरियड या मौर्यन हिस्ट्री। एक्चुअल में अगर आप देखें तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एक ट्रेंड है कि वो सोर्सेस में से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए हमने मौर्यन हिस्ट्री को पढ़ने के जो सोर्सेस हैं उनके बारे में एक सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है। इससे पहले मैंने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग मौर्यन हिस्ट्री को जो हमने पढ़ा या हम जो आगे पढ़ेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसके एडिक्ट्स के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम मौर्यन हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें, उसके सोर्सेज को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम इपिग्राफिकल सोर्सेज बोलते हैं, यानी कि जिनको हम पुरालेख या अभिलेखी साक्ष्य बोलते हैं या अभिलेखी स्रोत बोलते हैं, और दूसरे आपके लिटरेरी सोर्स यानी कि जिसको हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं को डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन लगभग अगर हम देखें तो यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में हर साल बनता रहता है। तो अगर हम इपिग्राफिकल सोर्सेस या हम अभिलेखी साक्ष्यों को देखें तो यहाँ हम उसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन। प्री अशोकन का मतलब जो अशोक से पहले थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हमें मिले हैं वो अशोक के मिले हैं। अशोक के इंस्क्रिप्शन के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा लेक्चर है। उसके पिलर एडिक्ट हैं, रॉक एडिक्ट हैं और उसकी केव एडिक्ट है, वो सारे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन जो मैंने बताया, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पोस्ट अशोकन यानी कि अशोक के बाद कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे, अदर एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम लिटरेरी सोर्सेस में देखें तो इंडियन लिटरेरी सोर्सेस, जिसमें कि हम देखेंगे कि पुराण, अर्थशास्त्र, ये सब। इसके अलावा फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज लाइक जो फॉरेन राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा, जिसमें फेमस नाम है मैगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी। उसके अलावा स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, ऐसे बहुत सारे फॉरेन राइटर थे, ग्रीक राइटर, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। इसके अलावा दीपवंश, महावंश जो कि श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, जो कि श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में बताते, तो वो भारत के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एपिग्राफिकल सोर्सेस को देखेंगे। तो एपिग्राफिकल अगर हम सोर्सेस को देखें तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन, यानी कि अशोक से पूर्व जो अभिलेख है उनके बारे में, यानी कि अशोक के काल से पूर्व के अभिलेख। तो इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक्चुअली ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे है। इनको बोला जाता है सोहगरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। यानी कि सोहगोरा, नाम ध्यान में रखिएगा, सोहगोरा ताम्र पत्र अभिलेख, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये महास्थान ताम्र पत्र अभिलेख। देखिए, ये ब्राह्मी लिपि और जो पाली भाषा या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि, और इनकी जो भाषा है वो प्राकृत या पाली भाषा है, क्योंकि उस समय यही भाषा यूज होती थी उस क्षेत्र में, जिसको पाली बोलते थे, पाटलिपुत्र के आसपास। अब देखिए, ये जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है, इनकी लोकेशन भी देख रहे थे, कई बार लोकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है आज का यूपी में, और ये वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट है, भोगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अब इन दोनों में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट ईयर्स थे तो उस समय बोला जाता है कि एक ग्रेट फेमाइन मगध एम्पायर में आई थी, जिसको 12 ईयर फेमाइन भी बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, बहुत सारी एट्रोसिटीज लोगों ने फेस की थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या किया था, वेलफेयर एक्टिविटीज करी थी, यानी कि रिलीफ मेजर्स किए थे, लोगों के लिए वेलफेयर किया था, जिससे कि लोग इस अकाल से, इस फेमाइन से निकल जाए। तो उन्हीं को इसमें मेंशन किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने ये क्या किए थे, ये रिलीफ मेजर्स अडॉप्ट किए थे। उसके बाद खैर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका हार्ट चेंज हुआ, वो साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में चला गया भद्रभाव के साथ, वहाँ उसने जैनिज्म को अपनाया और फिर वहीं पे उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरीके से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है फेमाइन की। हालांकि अगर आप देखेंगे फॉरेन राइटर मैगस्थनीज भारत में बोलता कि अकाल नहीं पड़ते, लेकिन इनसे हमें पता चलता है कि भारत में अकाल पड़ते थे, और ये ग्रेट फेमाइन थी, बहुत बड़ी फेमाइन थी। इसके वजह से पूरा का पूरा जो मगध था वो डिस्टर्ब हुआ, और बाद में हम जैनिज्म को भी देखेंगे, वो भी दो भागों में बढ़ जाएगा इसी फेमाइन की वजह से। एक को दिगंबर बोलेंगे, एक को श्वेतांबर बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, शौगोरा और महास्थान दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के अभिलेख है।
कई लोग इसको ऐसा भी मानते हैं कि ये शायद बिंदुसार या अशोक के टाइम पे इशू किए गए होंगे, लेकिन अब प्रूफ होता है कि क्योंकि जो फेमाइन थी, ग्रेट फेमाइन, जिसका जिक्र और भी जो लिटरेरी सोर्सेज लाइक परिशिष्ट पर्वन उनमें भी आता है, तो उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में एक भीषण अकाल पड़ा था और उस भीषण अकाल से प्रभावित होकर फिर उसने ये रिलीफ मेजर्स को अडॉप्ट किया था और फाइनली हमेशा के लिए संन्यास लेके अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप के वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चला गया और उसने वहाँ पे जैन धर्म को अपना लिया। इससे एक चीज़ है, जो ये अभिलेख है, हमें इनसे ये भी पता चलता है कि जैसे ये बंगाल वाला रीजन है, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो बंगाल था वो इनका पार्ट था, और अगर वो श्रवण बेलगोला जा रहा है तो इसका मतलब कर्नाटक का जो रीजन है, मैसूर रीजन, वो भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट होगा। इससे हमें ये भी ज्ञात होता है। तो ये दो इंस्क्रिप्शन है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, सोहगोरा और महास्थान। अब देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया कि ये हम सेपरेट लेक्चर में लेंगे, 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें हम रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, सेपरेट एडिक्ट सबको पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या था, जो अशोक ने सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे अपने जो एडिक्ट से या इंस्क्रिप्शन को खुदवाया, उसने कुछ बड़ी बड़ी चट्टानों पे खुदवाए, उनको रॉक एडिक्ट बोला जाता है, और फिर जहाँ पे उसको चट्टानें नहीं मिली उसने वहाँ पे पिलर करवाए, पिलर, उनको पिलर एडिक्ट बोला जाता है। उसमें उसने कुछ लिखवाया। रॉक एडिक्ट में भी 2 कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख दूँ। इसमें भी क्या है कि एक मेजर रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट जो बड़ी चट्टानों पे है जिनमें 14 लाइन्स हैं, और एक माइनर यानी कि लघु गुहालेख रॉक एडिक्ट, ये इसमें 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन है। तो ये हमें बहुत सारी जगह से मिले, और ये उन प्लेसेस से मिले जो कि मेजर ट्रैवल रूट्स थे, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, जहाँ से लोग गुजरते थे। क्योंकि इसमें जो अशोका है वो अपनी जो मेनली जो धम्मा पॉलिसी है उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। रॉक एडिक्ट्स का मतलब हो गया, इनको हम गुफा लेख या गुहा लेख भी बोलते हैं, या फिर इनको हम चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर हम अभिलेख कह सकते हैं। अब देखिए और पिलर एडिक्ट का मतलब स्तंभ लेख, ये भी 2 कैटेगरी के हैं। अगर इनको हम देखें स्तंभ लेख को, तो यहाँ भी मेजर और माइनर है, मेजर और माइनर है, यानी कि दीर्घ या वृहद स्तंभ लेख और या फिर लघु स्तंभ लेख, इसको हम देखें तो मेजर में 7 लाइन है, माइनर में 1-2 लाइन है। और ये अक्सर क्या है कि इसमें क्या है कि जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो स्पेशल इवेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इंस्टॉल टू कमोरेट सम स्पेशल इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, तो भगवान बुद्ध की जो स्पेशल लाइफ है उससे रिलेटेड है, जैसे कि सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोध गया में, ऐसे। और यहाँ पे आपको कुछ एडिक्ट्स ऐसे भी मिलेंगे पिलर एडिक्ट्स में जो अशोक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ये मैंने बताया कि ये एक सेपरेट लेक्चर होगा 1 आवर का, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसमें ध्यान रखिएगा अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब देखिए अशोक के बाद जो इंस्क्रिप्शन थे उनके बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि नागार्जुनी इंस्क्रिप्शन है। एक्चुअल में जो नागार्जुनी इंस्क्रिप्शन है, नागार्जुनी अभिलेख, नागार्जुनी एक्चुअल में गुफाएं हैं, नागार्जुनी अभिलेख, नागार्जुनी और एक बराबर गुफाएं हैं। जो नागार्जुनी गुफाएं हैं ये दशरथ जो अशोक का पोता था, अशोक के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद उसका जो साम्राज्य था 2 भागों में बंट गया था। एक उसके बेटे कुलाल ने संभाला, जो पश्चिम वाला क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र था उसको दशरथ यानी कि दशरथ ने संभाला। तो दशरथ माना जाता है कि आजीवक संतों को इन्होंने गुफाएं दान में दी, नागार्जुनी गुफाएं। और अगर हम देखें तो एक जो नागार्जुनी के साथ साथ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बराबर गुफाएं भी हैं, बराबर हिल्स भी हैं, बराबर गुफाएं। वहां पे अगर हम देखें तो 4 गुफाएं हैं जो अशोक ने दान में दी थी। ये इनका जो रिलेशन है वो अशोक से। और ये जो 3 गुफाएं, यहाँ पे नागार्जुनी में 3 गुफाएं, इसका रिलेशन दशरथ से, क्योंकि ये 4 + 3 यानी कि 7 है, तो इसीलिए इनको सप्तग्रह भी बोला जाता है, सप्तग्रह। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सप्तग्रह। तो ये आज अगर आप देखोगे तो जो बराबर हिल्स है और आपकी नागार्जुन हिल्स है, फेमस है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 3 गुफाएं, 1, 2, 3। पहली गोपिका गुहा है, दूसरी वर्तिका गुहा है, तीसरी वाहिका गुहा है। इन तीनों के नाम ध्यान रखना, कई बार डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे बराबर गुफाएं में अभी आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे एक गुफा है सुदामा गुफा, एक लोमस ऋषि गुफा, एक विश्व छोपड़ी, एक कर्ण चौपड़। तो 4 + 3 यानी कि टोटल 7 यानी कि सप्तग्रह। और ये सातों की सातों गुफाएं किसको दी गई थी? आजीवक संतों को दान में दी गई थी। आजीवक बुद्ध और जैन के टाइम पे ही एक
सेक्ट था जिसके फाउंडर मक्खलीपुत्र गोसाल थे, और ऐसा माना जाता है कि जो बिंदुसार थे यानी कि अशोक के पिता, वो आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी थे। उन्हीं के कोर्ट में एक आजीवक संत रहते थे जिनका नाम पिंगलवत्स था, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक दिन महान राजा बनेगा। इसलिए अशोक और उसके जो पोता था दशरथ, वो आजीवक, जैन और बौद्ध सभी का सम्मान करते थे। हालांकि जो अशोक था उसका जो झुकाव था वो बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा था, परंतु उसने अन्य धर्मों के साथ भी कभी भी भेदभाव नहीं किया। इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है। तो इस सप्तग्रह को ध्यान में रखिएगा, जिसमें गोपिका गुहा, वर्तिका गुहा और वाहिका गुहा है। इनके नाम भी ध्यान रखना क्योंकि आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक फेमस इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इससे भी हमें मौर्यन अंपायर के बारे में जानकारी मिलती है। एक्चुअल में जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? ये जो इंस्क्रिप्शन है एक शक रूलर है, शक रूलर जिनका नाम है ना रुद्रदामन। फेमस शक रूलर है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का ये इंस्क्रिप्शन है, और रुद्रदामन इसी जो काठियावाड़ वाला एरिया था यानी कि गुजरात वाला, वहाँ पे रूल करते थे। और इसके बारे में ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख है ये, शुद्ध संस्कृत यानी कि चास्ट संस्कृत। यानी कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध संस्कृत में या संस्कृत का पहला पूर्ण अभिलेख कौन सा है, तो वो आपका जूनागढ़ अभिलेख है। तो इसको किसने इश्यू किया था? रुद्रदामन कौन है? एक शक शासक है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक लेक के बारे में मिलती है जो एंशिएंट इंडिया में बहुत फेमस है। उसका नाम है सुदर्शन लेक। ये जो लेक है इसका नाम है सुदर्शन लेक। और ये देखिए जो सुदर्शन लेक है ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और सुदर्शन लेक के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो इस लेक का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक्चुअल में उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने इस झील का, इस लेक का निर्माण कराया था। और बाकी कुछ और भी जो रूलर थे उन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण कराया, जिसमें अशोक भी थे। अशोक के काल में यहाँ पे जो उसका गवर्नर था उसका नाम यौनराज तुषप था। और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण इसने भी कराया, रुद्रदामन ने स्वयं भी कराया। और उसके बाद एक गुप्त शासक होगा जिसका नाम था स्कंदगुप्त, वो भी इसका पुनर्निर्माण कराएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ इन्फॉर्मेशन जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमें किन किन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तो इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद हमें अशोक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद रुद्रदामन के बारे में तो मिलती है। इसके अलावा एक गुप्त शासक है स्कंदगुप्त, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उसका संबंध किन किन शासकों से? तो इसमें 4 शासकों का नाम ध्यान में रखना। एक आपका रुद्रदामन स्वयं, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो पुष्यगुप्त वैश्य था वो यहाँ पे इसका गवर्नर था, यानी कि इस रीजन का गवर्नर था, और उसी ने इसका निर्माण कराया था। अशोक के टाइम पे जो गवर्नर था उसका नाम बोला जाता है यौनराज तुषप, उसने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। तुषप या तुषाप भी बोलते हैं इसको, तुषप। तो इसने इसका क्या कराया था? पुनर्निर्माण कराया था। इससे पता चलता है कि मौर्यों के टाइम पे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, या फिर इसके बाद आपका अशोक हो, उसके काल में जो गुजरात वाला जो रीजन था वो किसके कंट्रोल में था? वो था आपके मौर्यों के कंट्रोल में। तो ये था आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिससे हमें नॉलेज मिलती है। आगे हमें कुछ और भी एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन यानी कि और भी अभिलेख है जिनके बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए जो पहला है उसका नाम है क्वींस एडिक्ट, यानी कि इसको रानी का अभिलेख बोलते हैं, रानी का अभिलेख। एक्चुअल में ये एक कोशाम पिलर है, कोशाम या इसको कौशाम्बी पिलर या प्रयागराज पिलर, इलाहाबाद पिलर भी बोलते हैं, कोशाम। उस समय इसको कोशाम बोलते थे, कौशाम्बी अभिलेख। एक्चुअल में कौशाम्बी अभिलेख जो है उसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा अभिलेख है, इसको हम अशोक के इंस्क्रिप्शन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अशोक ने भी लिखा हुआ है अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, और उसके अलावा जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। जहांगीर के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा गया है। उसके अलावा बीरबल के बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो 4 लोगों के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है इस इंस्क्रिप्शन से, यानी कोशाम पिलर से। अगर आपसे पूछा जाए अशोक कोशाम पिलर से किस किस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अशोक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अशोक के अलावा जैसे मैंने बताया समुद्रगुप्त की यहाँ पे विजयों का उल्लेख है, उसी को प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है। और उसके अलावा बीरबल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बेटे के बारे में कि, और उसके बारे में बीरबल के अलावा
यानी कि अकबर के टाइम पे, और उसके अलावा जहांगीर के बारे में भी इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो 4 लोगों के बारे में इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट फिलहाल मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? अशोक बताते हैं अपनी रानी के बारे में, कारुवाकी के बारे में। कारुवाकी के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म से घृणा करती थी और इसने जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा भी दिया था। और कारुवाकी का जो बेटा था, इसमें अशोक और कारुवाकी का एक बेटे के का नाम उल्लेख है, यानी कि पुत्र का नाम उल्लेख है, जिसका नाम है तीवर। और तीवर के बारे में बोलते हैं कि तीवर क्या था? ब्लाइंड था, अंधा था। तो इससे कहते हैं कि जो कारुवाकी ने जब पेड़ को कटवाया उसके बाद उसे बाद में पछतावा हुआ, उसका बेटा भी अंधा पैदा हुआ। और उसके बाद कारुवाकी ने क्या करा था? बहुत दान पुण्य का काम किया था। तो अशोक यहाँ पे अपनी रानी के बारे में बता रहा है कि जो मेरी रानी है उसका नाम कारुवाकी है, उसका एक बेटा है जिसका नाम तीवर है, वो अंधा है, और जो मेरी रानी है कारुवाकी वो काफ़ी दयालु है, वो लोगों की भलाई करती है और काफ़ी दान पुण्य का कार्य करती है। तो ये हमें अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद है जो भाबरा एडिक्ट या भाब्रू एडिक्ट, भाब्रू अभिलेख भी इसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाब्रू अभिलेख। क्योंकि भाब्रू अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बैराट राजस्थान जयपुर के पास है, काफी इंपॉर्टेंट अभिलेख है जयपुर। और यहाँ से हमें क्या मिलती है? अशोकास एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, कि यहाँ पे अशोक स्वीकार करता है कि मैंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होता हूँ। और वो अपनी फेथ किस पे दे रहा है? बुद्ध, धम्म और संघ, जिसको बुद्धिज्म में त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिरत्न और बुद्धिज्म है, इसमें वो संघ, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इससे प्रूव होता है कि जो अशोक था वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया था? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। हालांकि स्टार्टिंग में कहा जाता है कि वो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से एक निगाली सागर पिलर एडिक्ट है, ये एक्चुअल में नेपाल में है, नेपाल में। और यहाँ पे निगाली सागर में जब अशोक ने धम्म यात्रा से स्टार्ट करी थी अपनी धर्म यात्रा, तो वो यहाँ भी गया था और वहाँ पे उसको एक स्तूपा मिला जिसका नाम था कनक मुनि बुद्धा का स्तूप। एक्चुअल में जो कनक मुनि बुद्धा थे वो क्या थे? वो एक्चुअल में ऐसा माना जाता है बुद्धिज्म में, जहाँ तक स्टोरीज के अकॉर्डिंग, कि जो बुद्ध थे उनके 550 प्रीवियस बर्थ हुई थी, और उसी से रिलेटेड, यानी कि ये भगवान बुद्ध जो पिछले जन्म में थे वो एक कनक मुनि बुद्धा के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और उसके बाद वहां पे उनका स्तूपा था, उस स्तूपा के साइज को अशोका ने क्या करा? डबल बना दिया। तो इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है निगाली सागर पिलर एडिक्ट से कि अशोका यहाँ पे आया था और इसका जो संबंध था वो भी बुद्धिज्म से था। तो अशोक के बारे में यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है रुम्नीदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इससे हमें मौर्यों की जो कर व्यवस्था, यानी कि जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में पता चलता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये क्या था? बर्थ प्लेस ऑफ तथागत। क्योंकि तथागत बोलता था अशोक भगवान बुद्ध के लिए कि इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ तथागत, और वो यहाँ पे गया क्योंकि ये बर्थ प्लेस था, इसलिए उसने क्या किया? यहाँ पे टैक्सेशन को कम कर दिया। जो टैक्सेशन का रेट था वो 1/6 था, इसने क्या कर दिया? 1/6 to 1/8 किया। किसको? भू राजस्व को, यानी कि लैंड रिवेन्यू को। तो इससे हमें पता चलता है कि मौर्यों के टाइम पे जो लैंड रिवेन्यू का रेट था वो कितना होता था? 1/6, और इसने उसको थोड़ा सा कम कर दिया 1/8। तो यहीं से हमें रुम्नीदेही या लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसी से हमें भगवान बुद्ध के बर्थ प्लेस के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध का जन्म इसी लुम्बिनी में हुआ था। तो रुम्नीदेही अभिलेख से मिलता है। इसके अलावा बराबर हिल्स के बारे में भी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जैसे नागार्जुन हिल्स थे जहाँ पे 3 गुफाएं आजीवक को दान में दी गई थी, तो ये जो बराबर हिल्स हैं ये अशोक ने खुदवाई थी। और अशोक ने किसको दान में दी थी? आजीवक संतों को। क्योंकि मैंने बताया था हालांकि अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, बट वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था, और उसने आजीवकों को दान में दी। इन गुफाओं के नाम भी मैंने आपको बताए थे कि एक गुफा का नाम था सुदामा गुफा, एक का नाम था लोमस ऋषि गुफा, नाम रखे हैं लोमस ऋषि गुफा, एक का नाम है विश्व चोपड़ी, एक का नाम है कर्ण चौपड़ और विश्व छोपड़ी। तो ये 4 गुफाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो 4 यहाँ पे थी, और जैसे मैंने बताया था कि 3 कहाँ पे थी? नागार्जुनी में, जो दशरथ ने इसके पोते ने बनाई थी, नागार्जुनी हिल्स में, या उनको नागार्जुनी गुफाएं भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी है? 3 है, और ये +4, यानी कि टोटल कितनी हो गई आपकी? 7। और इसी को मैंने बताया था क्या बोला जाता है? सप्तग्रह बोला जाता है, क्योंकि 7 गुफाएं और सारी सातों के सातों किसको दान में दी गई हैं? आजीवक सेक्टर को दान में दी गई। इसके अलावा एक लेटेस्ट डिस्कवरी भी हुई है अभी, सन्नाती विलेज, जो आपका गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। यहाँ से भी अशोक के कुछ रॉक एडिक्ट मिले हैं, और उसमें क्या है कि अशोक को अपनी रानियों के साथ
जैसे अधिकतर जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें उसने सिर्फ लिखा है, उसका कहीं से भी कोई पिक्चर वगैरह नहीं मिला है, यानी कोई स्टैचू वगैरह नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ये जो सन्नाटी वाला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में से पूछा भी गया है, क्योंकि यहाँ से अशोक को उसकी रानियों के साथ दिखाया गया है बैठे हुए आराम से। और ये पहला अभिलेख है जिसमें अशोक का हमें पिक्चर्स मिलता है, पिक्चर का मतलब उसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट आपके इंस्क्रिप्शन। अब हम जाते हैं लिटरेरी सोर्स में कि जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक को हम पहले इंडियन देखते हैं और फिर हम फॉरेन। फॉरेन का मतलब मेनली जो ग्रीक सोर्सेज है, और अगर हम देखें श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, दीपवंश और महावंश। तो पहले हम इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडियन सोर्सेज कौन कौन से। अर्थशास्त्र सबसे फेमस है, अर्थशास्त्र पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, एक लेक्चर भी बनाऊंगा, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से, क्योंकि इसमें हमें जो भारत के उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर हम देखें तो इसको किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य, ये जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कई उनके नाम है। और क्योंकि अगर हम देखें मौर्य साम्राज्य को बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो इन्हीं कौटिल्य, चाणक्य को जाता है, और इन्हीं को इंडियन मैकियावेली भी बोलते हैं, क्योंकि ये राजनीति की एक बहुत फेमस बुक है जिसका आज भी हर जगह पे रेफरेंस होता है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो चाहे वार हो, कहीं के लिए भी। ये क्या है, 15 बुक्स है इसमें, सेट ऑफ 15 बुक्स विद 180 चैप्टर्स है, लगभग 6000 इसमें वर्सेस है, संस्कृत में लिखी गई है। और ये खो गई थी और इसको 1904-1905 में आर श्याम शास्त्री, ये पूछा जा सकता है, आर श्याम शास्त्री ने डिस्कवर किया था, आर श्याम शास्त्री ने डिस्कवर किया था, और ये संस्कृत में लिखी गई। इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें राजा के बारे में, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में, जुडिशियल लॉ के बारे में, यानी कि जो क्रिमिनल लॉज थे और सिविल लॉज थे, क्रिमिनल लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, सिविल लॉज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा डिप्लोमेसी, वार, है ना, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर देखेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि कौटिल्य ने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी बोलते हैं, और ये 15 बुक्स का सेट है, 180 चैप्टर्स हैं, 6000 वर्सेज हैं, और इसको जो डिस्कवर किया था वो आर श्याम शास्त्री ने डिस्कवर किया था। इसमें राजा, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, जुडिशियल लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और डिप्लोमेसी और वार के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं मुद्रा राक्षस। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री को जानने का। एक्चुअल में जो मुद्रा राक्षस है इसको गुप्ता पीरियड में लिखा है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त गुप्ता पीरियड में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त काल, गुप्ता पीरियड में इसको लिखा गया, गुप्त काल में इसको लिखा गया। और एक्चुअल में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप, क्योंकि भारत का एक नाम जम्बूद्वीप भी है, भारत के बहुत सारे नाम है, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, ऐसे करके, तो इसको जम्बूद्वीप का पूरा राजा घोषित किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से, यानी कि विद असिस्टेंस ऑफ चाणक्य, उसने क्या किया था, नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, यानी कि धनानंद को मारा और फिर मगध पे पूरा कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर के बारे में बताया, एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, एक चाणक्य के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में और भी बताया है जिसका नाम है राक्षस। और राक्षस के बारे में ये बताया गया है कि एक अमात्य था, अमात्य का मतलब मंत्री था, मेन मंत्री था किसका, नंद डायनेस्टी का, यानी कि धनानंद का। तो इसने काफी रेसिस्टेंस किया, लेकिन फाइनली इनको डिस्ट्रॉयड करके यहाँ पे जो मौर्यन एम्पायर था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके अलावा इस बुक में इस एम्पायर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी काफ़ी बताया गया, यानी कि मौर्यन टाइम के जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, टैक्सेशन सिस्टम, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें बताया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो कोई ना कोई बुक का नाम अक्सर पूछ रहा है, स्टेट में तो पूछा ही जाता है, लेकिन यूपीएससी भी आजकल इस चीज़ को पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है, और ये स्टोरी किसकी है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की, जब इन्होंने ओवरथ्रो किया था नंदास। इसके बाद हम देखते हैं परिशिष्ट पर्वन। देखिए परिशिष्ट पर्वन 11th सेंचुरी के आसपास, 11th-12th सेंचुरी के आसपास एक बहुत बड़े भारत के स्कॉलर थे जिनका नाम था हेमचंद। हेमचंद ने लिखी है, और वैसे तो ये जैनिज्म से रिलेटेड बुक है। इसमें ये बताया गया कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री के बारे में तो बताया गया है, और फिर चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसकी अर्ली लाइफ, उसकी फिर मगध में विक्ट्री, फिर मगध की फेमाइन, फिर उसका जैनिज्म में कन्वर्जन। जैसे मैंने बताया था कि जब मगध में फेमाइन आई तो उसके बाद उसने काफ़ी रिलीफ मेसर किए, उसके बाद फाइनली उसको लगा कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। तो भद्रबाहु
जिन्होंने कल्पसूत्र भी लिखा उनके साथ वो साउथ इंडिया में चला गया, श्रवण बेलगोला में, उसने जैनिज्म को अपनाया। और फिर एक पद्धति होती है संलेखना, यानी कि जिसमें धीरे धीरे उपवास रखा जाता है और अपने प्राण त्यागे जाते हैं, उसके थ्रू उसने अपने प्राणों को त्यागा। तो ये सारी जो स्टोरी है वो किस में दी गई है, परिशिष्ट पर्वन में। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, हेमचंद्र ने लिखी है परिशिष्ट पर्वन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है परिशिष्ट पर्वन। इससे हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर ये कल्पसूत्र है, जैसे मैंने भद्रबाहु का भी नाम बताया, तो भद्रबाहु ने भी भद्रबाहु जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया में गया और उसने अपने प्राण त्याग करे संलेखना पद्धति से, वही भद्रबाहु है। उन्होंने बुक लिखी है कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र जो है ये दिगंबर, क्योंकि ये बाद में जैसे अगर हम देखेंगे फेमाइन के बाद जो जैनिज्म था वो दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर थे एक दिगंबर थे। तो जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर सेक्ट के थेरा थे। थेरा का मतलब मेन प्रोपोगेटर थे। इसके अलावा राजतरंगिणी है जिसको कल्हड़ ने लिखा है। एक्चुअल में जो राजतरंगिणी है वो भी जैसे अर्थशास्त्र है, एक राजनीति की बुक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ऐसे राजतरंगिणी भी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और ये एक्चुअल में कश्मीर का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, कश्मीर का इतिहास। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि कश्मीर भी इनके कंट्रोल में था, मौर्यों के कंट्रोल में था। और कुणाल, और इसमें राजतरंगिणी में जानकारी मिलती है कि जो श्रीनगर था, श्रीनगर जो आज का श्रीनगर है, जो झेलम नदी जिसको उस समय वितिष्ठा बोलते थे, श्रीनगर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, अशोक ने की थी। ये हमें जानकारी मिलती है कि स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। और अशोक के काल में यहाँ का जो गवर्नर था कश्मीर का, उसका जो नाम था वो उसी का बेटा था कुणाल। और कुणाल के बाद यहाँ पे जालौक, शायद ये कुणाल का बेटा ही था, जालौक गवर्नर बना। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कुणाल के बारे में ये भी पता चलता है कि ये शैव था और इसने वहाँ पे क्या था, शैव धर्म को अपनाया और बुद्धिज्म को थोड़ा सा डिक्लाइन किया, यानी कि उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। इससे हमें पता चलता है इनके बारे में, यानी कि कश्मीर का इतिहास है, कल्लड़ ने लिखा है, पॉलिटी की बुक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की है, अशोक ने की है, गवर्नर कौन है, कुणाल है, और कुणाल के बाद वहाँ का जो गवर्नर है वो कौन है, जालौक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें राजतरंगिणी से भी मिलती है। तो राजतरंगिणी मौर्य को जानने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब देखिए जातक टेल्स हैं, जातक टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो जातक टेल्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि ऐसा माना जाता है बुद्धिज्म में कि भगवान बुद्ध के इस जन्म से पहले भी लगभग 550 जन्म हुए थे और हर जन्म में उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश की थी, बट कोई ना कोई कमी रहने की वजह से वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जातका टेल्स में। तो जातका टेल्स एक इथिकल स्टोरीज भी हैं, साथ में उस टाइम की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी वो बताती हैं। तो इन्हीं स्टोरीज में आपको अशोक, ये सब लोगों का भी आपको जिक्र मिलेगा, उनके पूर्व जन्मों का भी जिक्र मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। इसके अलावा अवदान टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दिव्यावदान एक फेमस अवदान टेक्स्ट है। दिव्यावदान का ही पार्ट है अशोक वदान। तो अशोक वदान में हमें एक स्टोरी मिलती है कि बुद्ध के टाइम पे भी अशोक का जन्म हुआ था, उसका पूर्व जन्म हुआ था, तब वो एक छोटा सा बच्चा था और एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने आए तो अशोक ने क्या किया, उसके वो मिट्टी से खेल रहा था, उसने मिट्टी भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दी। इससे क्या था कि बाकी बहुत भिक्षु तो उनको बुरा लगा, लेकिन जो भगवान बुद्ध थे वो मुस्कुराए। और भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे उनका नाम आनंद था, तो आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसने तो आपके भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आज से लगभग 200 साल बाद इस बच्चे का पुनर्जन्म होगा और ये पूरे पृथ्वी पर राज करेगा और पूरी पृथ्वी पर ये बौद्ध धर्म को फैलाएगा। और उनकी भविष्यवाणी सच हुई और बाद में जो अशोक था वो पैदा हुआ और उसने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को पूरा फैलाया। और इसी बुक में जो अशोक वदान वगैरह, यहाँ तक्षशिला के विद्रोह, उसके गवर्नर बनना, ये सब कहानियाँ भी उसमें मेंशन। ऐसी और भी जो बुक हैं जैसे कथा सरित सागर, इनके नाम ध्यान में रखिएगा। इसमें भी हमें मौर्यों के बारे में, कथा सरित सागर, इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको सोमदेव ने लिखा है। बृहद कथा मंजरी जिसको क्षेमेंद्र ने लिखा है, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा महाभाष्य जो पतंजलि का महाभाष्य है, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पुराणों जिसमें वायु पुराण शामिल है, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा कि किस किस से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, राइटर के नेम, ये आगे भी आते रहेंगे तो इनको अपने ध्यान में रखें। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज में, कि फॉरेन साहित्यिक सोर्स, क्योंकि सिकंदर के आने के बाद फिर सेल्यूकस का भारत पे आक्रमण और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की पराजय, फिर इनके मैरिटल अलायंस, ऐसे करके इससे क्या था कि भारत और उधर जो ग्रीस यानी कि उधर पूरा का पूरा जो यूरोप था उसके बीच में ट्रेड रिलेशन भी स्टार्ट हो गए थे और वहाँ से काफ़ी लोग इधर आ रहे थे और वहाँ की जो हिस्ट्री थी, यानी कि भारत की हिस्ट्री वहाँ पहुँच रही थी और वहाँ की हिस्ट्री भारत पहुँच रही। तो इन फॉरेन राइटर्स ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैगस्थनीज का सोर्स है, जिसको इंडिका नाम से बोला जाता है।
ओरिजिनल जो बुक है वो खो गई है, बट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग सोर्सेज में मिलती है, उसी का कलेक्शन करके इंडिका नाम से इसको बोला जाता है। इंडिका में के बारे में भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इससे भारत के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, खासकर जो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, पाटलिपुत्र में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और वहाँ की सोशल लाइफ, यानी कि उस समय भारत की जो सोशल लाइफ है, जैसे अर्थशास्त्र में भारतीय समाज को 4 जातियों में बांटा गया, 4 वर्णों में बांटा गया, बट इसने 7 वर्णों में बांटा गया, ये यूपीएससी ने पूछा भी। जैसे मैंने बताया था कि ओरिजिनल जो वर्क था वो तो खो गया है, बट अभी उसके जो अवशेष हैं उनको कहीं कहीं से कलेक्ट करके, यानी कि दूसरे सोर्स से कलेक्ट करके, उसी का नाम इंडिका है। तो इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्ट्रैबो, ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन था जिसने भारत के बारे में लिखा है, और ये ग्रीक गवर्नर भी था। और इसने जो मैट्रिमोनियल अलायंस था, जो कि किसके बीच में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच में, वर्सेस हेलेना। हेलेना कौन थी, तो हेलेना आपको पता है कि वो, इसको कार्नेलिया भी बोलते हैं। ये कार्नेलिया या हेलेना, ये किसकी बेटी थी, ये सेल्यूकस की बेटी थी, क्योंकि सेल्यूकस हार गया था तो ट्रीटी हुई थी, सेल्यूकस की बेटी। इससे पता चलता है कि इनके आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस था। और ये जानकारी कौन दे रहा है, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ये सारी जानकारी दे रहा है, उस युद्ध के बारे में भी और इसके बारे में भी। और ये हमें जानकारी मिलती है मैट्रिमोनियल अलायंस की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 वाइफ थी, एक का नाम दुर्धरा था जो नंद की बेटी थी, धनानंद की बेटी थी, और एक सेल्यूकस की बेटी थी जिसका नाम कार्नेलिया या हेलेना था। इससे कौन क्या पुत्र हुआ उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये देता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बॉडीगार्ड थे वो क्या थे, वो महिलाएं होती थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। कई बार ऐसे जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में आते हैं, तो ये महिलाओं के बारे में बता रहा है कि महिला जो सुरक्षा के घेरे में रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी जो सुरक्षा कर्मी है वो महिलाएं, तो ये बताते हैं। प्लिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है जिसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, और इसमें भी वो भारत से ट्रेड रिलेशंस इनके बारे में बता रहे हैं। और प्लिनी ये भी बता रहा है कि दुनिया का पूरा जो सोना चांदी है वो भारत और चाइना में चला जाता है, और ये इससे पता चलता है कि भारत के पक्ष में ट्रेड होता था। इसके अलावा प्लूटार्क इंपॉर्टेंट है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बोला है, एंड्रोकोटस। और एंड्रोकोटस इसने बोला है, और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस बोला है। और इन्हीं एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस की पहचान 1793 में एक फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। इन्होंने पता लगाया कि ये जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है एक्चुअल में ये कोई और नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो सर विलियम जोन्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं, और इन्होंने भारत में बहुत सारी जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेशन का काम किया। तो इन्होंने बताया था कि जो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस है एक्चुअल में वो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो प्लूटार्क है ये भी बता रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है और अलेक्जेंडर की मुलाकात हुई थी, और अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य से काफी गुस्सा हुआ था किसी बात पे, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के आदेश दिए थे, बट चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरीके से बच गया और भाग गया। और प्लूटार्क भी ये बता रहा है, जस्टिन, अभी हम नाम लेंगे, और भी राइटर है जस्टिन और प्लूटार्क, कि ये बता रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की आर्मी से पूरे भारत को रौंद दी। ये भी इन्फॉर्मेशन है बता रहा। एक एरियन है, एरियन काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अलेक्जेंडर के एक्सपीडिशन के बारे में, कि वो भारत में हिंदुकुश को पार करके आया, उसने किस किस को हराया, क्या करा, जो पोरस से लड़ाई थी, आम्भी का जो समर्पण था, फिर उसकी आर्मी में रिवॉल्ट था, उसकी वापसी, सबके बारे में इसने बताया। और उस समय की जो ज्योग्राफी है और सोशल लाइफ के बारे में भी एरियन बता रहा है। तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, ये प्लिनी है, इन सबके नाम ध्यान रखिएगा, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, प्लूटार्क ये सब राइटर है वहाँ के, एरियन, ये सारे के सारे राइटर, इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि जस्टिन जैसे मैंने बताया कि ये किसको बता रहे हैं, सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त को क्या बोल रहा है, सेंड्रोकोटस। और इसी सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की है किसने, अभी मैंने बताया था, सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए लास्ट में हम देखते हैं श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दीपवंश और महावंश के बारे में आता है। दीपवंश और महावंश, दीपवंश का मतलब ये द्वीप का हिस्ट्री है, यानी कि ये द्वीप का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ द्वीप का इतिहास है। और महावंश ये महान इतिहास है। अब इसमें अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जो दीपवंश और महावंश है एक्चुअल में ये जो त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और
अभिधम पिटक, उनकी ये टीका है, मतलब उसी को यहाँ पे लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है 3rd सेंचुरी सी तक, यानी कि BC से सी तक है, और यहाँ पे 5th सेंचुरी यानी कि भगवान बुद्ध के टाइम से फिर 3rd सेंचुरी सी तक की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से दीपवंश और महावंश से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, यहाँ पे अशोक के श्रीलंका में आना, उसके जो बेटा था महेंद्र का आना, उसकी जो बेटी थी संघमित्रा उसका आना, अपने साथ एक बोधि वृक्ष का ट्री लाना, उसको प्लांट करना अनुराधापुर में, और बुद्धिज्म का पूरे श्रीलंका में फैलना, वो सारी की सारी जो स्टोरी है वो दीपवंश और महावंश में दी गई है। तो ये श्रीलंका का इतिहास है जिससे हमें बुद्धिज्म यानी कि अशोक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, भगवान बुद्ध के काल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी में इन्हीं बुक्स में देवानाम पिय नाम से मेंशन किया गया है, देवानाम पियदस्सी। उसके बाद ही पहचान हुई कि अशोक और जो ये देवानाम पिय वो सेम व्यक्ति है, और इसी ने बुद्धिज्म को श्रीलंका में फैलाया था। इस तरीके से हमें ये सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है जो मौर्यन एम्पायर है। लेकिन एक मैंने बताया कि 3 सोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारा बताते हैं। एक तो अशोका के इंस्क्रिप्शन है, उसका हम सेपरेट लेक्चर लेंगे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी वगैरह के बारे में जानने के लिए अर्थशास्त्र, और उसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका। तो ये 3 लेक्चर हम सेपरेट लेंगे जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज जाए। तो अभी ये लेक्चर और इससे पहले जो लेक्चर लिया था मौर्यन के एम्पायर के बारे में, उनको आप अच्छे से देखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।